मंगल ग्रह पे गए थे। फिर हम्म। उसके बाद में हम लोग सूर्य। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलपदमिव प्रौढदाग्निनीलम्। चाय रख दो तो तुम्हारी अभी नहीं पियोगे? अभी पीना चाय? पियो तो पियो, मैं अपना खाना लेके आती हूँ। आराम से आराम से। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक ऐसे तरह का कैंसर के बारे में बात करेंगे जिसका परमानेंट ट्रीटमेंट एलोपैथी साइंस में नहीं है, लेकिन उसको हम आयुर्वेद से अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद ही इसको अच्छे से समझ सकता है। और आयुर्वेद ही, अगर हमने आयुर्वेद की चिकित्सा को इसमें अच्छे से दिया तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथी में इसका कोई क्योर नहीं है। आज हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है हॉटकिंस लिम्फोमा। तो इसको पहले हॉटकिंस डिजीज बोलते थे। और ये एक तरह का कैंसर होता है जो लिम्फोसाइट के वजह से बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। 1832 में थॉमस हॉटकिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज दिखाई दे रही हैं। आयुर्वेद में लसिका 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 शब्द बहुत जगह आया है, लेकिन जो आक्रमण हुए तो हमारे पास इसका पूरा साहित्य था, लसिका व स्त्रोतस का। और इसके बारे में भी जानकारी थी, लेकिन जो बाहरी आक्रमण हुए उसमें बहुत सारी किताबें जला दिया गया। 27 डेज तक नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें जल रही थी। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद में इस पे बात नहीं हुआ है। तो ये एक तरह का लसिका व स्त्रोतस में दुष्टि होती है। और अति प्रवृत्ति संगो व शरणम ग्रंथोपि वा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। जब हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रंथि उत्पत्ति होना, शिराणाम ग्रंथियो अपिवा, शिराओं में ग्रंथि की उत्पत्ति होना। तो ये जो है, ये लसिका व स्त्रोतस में शिराओं में ग्रंथि की उत्पत्ति होना, ये हमारा एक संप्राप्ति का एक चीज हमें समझ आता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड तक ये स्प्रेड होता है। और ये फिर धीरे धीरे बढ़ के सिस्टमिक सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हमारे जो वैद्य लोग हैं उनको मालूम ही नहीं होता है हॉटकिंस लिम्फोमा होता क्या है। तो मैं अभी आप लोगों को यही चीजें अभी 1 घंटा तक बताऊंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझ के चिकित्सा करेंगे तो 100% आप लोगों को भी रिजल्ट आएगा। और मैंने अपने गुरुजी लोग के क्लिनिक में देखा है, मैंने खुद भी ठीक किया है, तो ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल सब मालूम होना चाहिए। तो हम लोग इसको अच्छे से समझ के, और फिर ये इजी हो जाता है अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ गया, पूरा मौलिक सिद्धांत समझ गया, क्या देना है, चिकित्सा सूत्र क्या है, कौन से दोष दुष्य समूर्छना है, तो हम इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर हम लोग ये देखें तो ये ना सबसे ज्यादा जो 15 से 35 साल के एज में यंग लोगों में होता है। और बाद में 55 ईयर ओल्ड जो लोग रहते हैं उनको होता है। तो इसमें पहले तो ये पता चलता है कि एक वायरस होता है जिसका नाम होता है एप्स्टीन ब्रार बार। एप्स्टीन, EPSTEIN, और बार मतलब BARR। ऐसा वायरस होता है, उसके वजह से इन्फेक्शन होता है।
और ये मोनोन्यूक्लियोसिस करके एक प्रोसेस होता है, उसके वजह से ये बढ़ते जाता है। हॉटकिन लिम्फोमा पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में वायरल अफेक्ट होता है और ये बढ़ जाता है। तो इसको जो हॉटकिन लिम्फोमा है, इसको 4 तरह से डिवाइड करते हैं। आप लोग हैरिसन की बुक में देखेंगे तो और अच्छे से बताया है कि नोडुलर स्क्लेरोसिंग हॉटकिन लिम्फोमा, मतलब नोड्यूल्स नोड्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं। फिर मिक्स सेलुलैरिटी सब टाइप, फिर लिम्फोसाइट रिच जिसमें लिम्फोसाइट ज्यादा रहता है, और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड जिसमें लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं। ऐसे 4 तरह का ये होता है। इसके जो ये जो रहता है कि इसमें स्टेज रहते हैं अलग अलग, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। जैसे कैंसर के स्टेजेस रहते हैं वैसे इसके भी रहते हैं। तो हॉटकिंस में ये वायरल अपलोड बहुत ज्यादा रहता है। नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा रहते हैं उसमें वायरल अपलोड नहीं रहता है, लेकिन स्टेजेस ऐसे ही रहते हैं। तो इसमें ना हम लोग को जब भी हॉटकिन लिम्फोमा है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग है, गांठ बन गई है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ तक ये फैल गया है और ब्लड में कितना इसका प्रभाव हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें हिस्टोलॉजिकल टेस्ट करना है, उसके पहले हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है कि कहाँ पर गांठ आई है। ब्लड टेस्ट करके देखना है, चेस्ट एक्सरे देखना है, फिर सीटी स्कैन करना है, फिर पीटी करना है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करना है, फिर एमआरआई करना है चेस्ट का, एब्डोमेन का, पेल्विस का, बोन मैरो बायोप्सी करना है। तो इसमें हमें पहले तो स्टेज 1, 2, 3, 4 ये समझना चाहिए। आप लोग देखिए ऐसे 4 स्टेजेस रहते हैं हॉटकिंस लिम्फोमा के। देखिए मैं बड़ा करके बता रहा हूँ। स्टेज 1 जो रहता है उसमें सर्वाइकल एरिया में एक सिंगल नोड आता है, लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है रहता है। मैं एक पेशेंट का फोटो भी भेजता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ आएगा कि ऐसा मेरे पास एक पेशेंट है हॉटकिंस लिम्फोमा का। अभी थोड़ी देर में मैं भेजूंगा ग्रुप में, तो आप लोगों को समझ आएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मैं पेशेंट देखा हूँ और मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ। कोई भी बात मेरी जो चिकित्सा मैं जो भी बताता हूँ लेक्चर में, वो ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने मन से कुछ भी कह रहा हूँ या किताब पढ़ के बोल रहा हूँ। किताब का मैं नोट्स बनाता हूँ वो ठीक है, लेकिन मैंने पेशेंट देखे हैं। अभी आप लोगों के स्क्रीन पे आएगा थोड़ी देर में, तो आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, आप लोग देखिएगा हॉटकिंस लिम्फोमा रियल में कैसा दिखता है, किस तरह से स्वेलिंग रहती है और क्या फायदा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चैटिंग भी भेजूंगा, पेशेंट को कितना फायदा हुआ क्या हुआ, ये सब सब मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ फिर आप लोगों को फोटोग्राफ दिखाऊंगा। तो स्टेज 1 जो है, इसमें सर्वाइकल एरिया में एक सिंगल लिम्फ नोड का लिम्फोडेनोपैथी रहती है। स्टेज 2 रहता है तो उसमें क्या रहते हैं कि उसी साइड में 2 या 4 लिम्फ नोड में स्वेलिंग रहती है, और वो कभी कभी एक्जिला में भी बढ़ जाती है, डायफ्राम के ऊपर बढ़ जाती है, या एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइड में भी वो बढ़ जाती है। स्टेज 3 रहता है तो वो दोनों साइड में रहती है, डायफ्राम में दोनों साइड में रहती है, और ये स्प्लीन को भी अपने साथ ले लेती है, स्प्लीन में भी स्प्लीनोमेगाली होने लगता है, या जो एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन है उसको भी इन्वॉल्व कर लेती है। और स्टेज 4 में तो बहुत ज्यादा फैल जाती है, इसमें पूरा स्प्लीन हो जाता है, और मतलब सब जगह जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है वहां तक ये चला जाता है। ऐसे स्टेजेस रहते हैं। अभी पहले आप लोग ये देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहले लिम्फेटिक सिस्टम देखिए पूरा कैसा है। ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम देखिए कैसा है। ये हमारा एक तरह का इम्यून सिस्टम होता है। इसमें इम्यून सिस्टम रहता है, तो अगर इस पे अटैक हो रहा है तो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स देखिए कैसे दिख रहे हैं, और एबनॉर्मल सेल्स कैसे दिख रहे हैं, रीड स्टनबर्ग सेल्स, वो अटैक हुआ है उसकी वजह से। तो ये किडनी पे भी असर कर रहा है। लिम्फ नोड जहां जहां पर है ना, लस्सी का वस्त्र होता है, सब पे अटैक करता है, और ऐसे दिखते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये पूरा अटैक किया हुआ रहता है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे देखिए, एडेनोइड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, बोन मैरो, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, स्टमक, यहाँ सब जगह जो लिम्फेटिक सिस्टम है, सब जगह ये अटैक होता है।
जब ये हॉटकिन सिंड्रोम लिम्फोमा जब हो जाता है, हॉटकिन लिम्फोमा एक तरह का कैंसर है जो बढ़ते बढ़ते जाता है। तो इसमें लिम्फेडेनोपैथी रहती है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग रहता है, फिर खुजली बहुत आती है, इची स्किन रहता है, रात को पसीना बहुत आता है, नाइट स्वेट्स रहता है, फिर बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फिर स्प्लिनोमेगैली, हिपैटोमेगैली, फिर हिपैटोस्प्लिनोमेगैली दोनों भी हो सकता है। फिर उसमें ये रहता है कि शार्प एंड स्टेबिंग, डल और एकिंग, अलग अलग तरह के पेन होते हैं शरीर में। और जहाँ पे नोड्स है, जहाँ पे स्वेलिंग है, वहां पे ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, अल्कोहल लेने पे और ज्यादा एग्रेवेट होता है। फिर बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, और पूरे शरीर पे रेड कलर के पैचेस पैचेस आ जाते हैं जो जल्दी से फूट जाते हैं, खून आने लगता है। और इसके वजह से फिर पटेचे होने लगता है, लो प्लेटलेट काउंट होने लगते हैं, फिर हाई ग्रेड का फीवर होने लगता है। तो और वो भी कैसा फीवर, कैसे विषम ज्वर की तरह आता है, मतलब आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। इसमें ऐसा रहता है कि कॉज तो पता नहीं रहता है कि वायरल हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से होता है। ये पुरुषों में ज्यादा होता है, 15 से 40 साल की एज में होता है, या फिर 55 साल के बाद में होता है। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री रहती है कि पहले किसी को हुआ है, हमारे दादा परदादा नाना वगैरह को हुआ है, और वो हमको भी ऐसा हो रहा है। और दूसरा क्या है कि इसमें हिस्ट्री मिलती है कि पहले वो इन्फेक्शन एप्स्टेन बार वायरस का हुआ है इन्फेक्शन, और वो अंदर अंदर वायरस है, और टाइम पे आने के बाद ये बढ़ गया बहुत ज्यादा। इसमें इम्यून सिस्टम जो रहता है बहुत कमजोर हो गया रहता है, और इसमें इन्फेक्शन और होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम कम है। तो HIV का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसमें एड्स का भी हमें सिम्टम्स दिखता है। और इसमें अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन अगर ले लिया है तो उनको भी ये हो जाता है। उसी तरह से जो एक्सोटॉक्सिन रहते हैं, या फिर जो केमिकल वगैरह का एक्सपोजर होता है, केमिकल फैक्ट्री में या कहीं पर भी केमिकल अगर लग गया, उसका एक्सपोजर हो रहा है, किसी भी रूट से केमिकल जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जा रहे हैं, या पेंट की कंपनी में काम कर रहे हैं, या केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको ये होने के चांसेस रहते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो लिम्फ नोड का बायोप्सी किया जाता है, फिर कंप्लीट हीमोग्राम कराया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस कराया जाता है, चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, सीटी चेस्ट करते हैं, पीईटी मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करते हैं, गैलियम स्कैन, गैलियम डाल के स्कैन किया जाता है। अब इसमें एलोपैथी में क्या किया जाता है, हैरिसन की बुक में बताया है कि इसके लिए, क्योंकि ये कैंसर है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को ये डैमेज कर रहा है, गांठ 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 आ रही है, तो इसमें केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, फिर उसके बाद में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो इसको ठीक होने में एलोपैथी में तो बहुत टाइम लग जाता है, कभी पेशेंट ठीक होते हैं, कभी नहीं होते हैं। अभी मैं आप लोग को जितना बताया हूँ उतना सुनने के बाद आप लोग ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? आप लोग थोड़ा बताइए, फिर हम आयुर्वेद की चिकित्सा पे बात करेंगे। किसी ने देखे हैं? मनीषा मैम आपने देखे हैं हॉटकिंस डिजीज का पेशेंट? सिंपल लिम्फोडेनोपैथी के तो देखे ही होंगे आप लोगों ने। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, आपने देखे हैं पेशेंट? यस सर। सर मैं अभी जब मैंने BMS कंप्लीट ही किया था तो सर एक 25 साल की लड़की थी, तो उसको ये हुआ था। तो उसको 5 साल से था। तो हॉस्पिटल, तब तो आयुर्वेद का नॉलेज ही नहीं था इतना ज्यादा। तो हॉस्पिटल में थी वो सर। तो लास्ट स्टेज पे थी, और सर वो एक्सपायर कर गई थी, वो नहीं बची थी। जी। और उसके काफी सर ये जो नेक रीजन में इतनी बड़े बड़े सर ऐसे लिम्फ एडिनोपैथी हुई थी, पूरा गला सर उसका सूजा हुआ था, हाथ पैर। और इवन वो अभी फिर लास्ट स्टेज में ऐसा था कि वो चल भी नहीं पा रही थी सर। तो पर वो एक्सपायर कर गई थी सर। यस। तो वो मतलब लास्ट स्टेज में चली गई होगी। हाँ जी सर, 5 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रही थी उसकी। तो पर नहीं सर, उसको कोई आराम नहीं था, एंड शी वॉज प्रिपेयर्ड कि अभी कुछ नहीं होने वाला। तो फिर अल्टीमेटम मतलब उसको 2 महीने के बाद उसका वो हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी सर। तो आपने क्यों नहीं किया ठीक उनको? आप तो नहीं इतनी सर, intelligent हैं। तब सर नॉलेज ही नहीं थी कुछ भी, तब हम लोग हॉस्पिटल में ही काम करते थे। और एलोपैथी का ही सब कुछ था कि एलोपैथी की है सब कुछ, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। जी। जी सर।
ठीक है, और किसी ने देखे हैं पेशेंट? कुछ आप लोग का एक्सपीरियंस है, देखे भी होंगे तो भी चलेगा। किसी ने कुछ देखे हैं तो बताइए प्लीज। मनीषा मैम, आपने देखे हैं पेशेंट? ऐसे आए हैं आपके पास पेशेंट? प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। जी मैम। प्रणाम सर। जी मैम। सर ये बहुत अच्छा टॉपिक था और हम लोगों को भी इससे काफी कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत पहले करीबन 10-12 साल पहले एक पेशेंट आया था। उसके ईयर लोब जो है, टेम्पेनिक लोब, इसके नीचे सर जो अभी आपने इसमें जो बताया है पूरा बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। तो सर वो जैसे बैम्बू निकलता है ना, जी। बैम्बू के नए नए जो प्लांट निकलते हैं, वैसे पूरे साइड पे उसको, मतलब लास्ट स्टेज पे था। तो फिर मैं नहीं ली, सिर्फ देखी हूँ सर। अच्छा। और बाकी लिम्फेडेनोपैथी वाले तो ट्रीट करते ही हैं उनको। वो जी। बहुत बेकार दिख रहा था सर, देखने में भी पूरा अच्छा। बहुत ज्यादा। जी। पूरा ईयर के साइड से पूरे लंबे लंबे ऐसे बैम्बू के जो नए कोपल निकलते हैं, जी। उसको क्या बोलते हैं, बटान हाँ कुछ नाम बोलते हैं उसको, पास का। नया हाँ। जी। हाँ हाँ सर, हाँ जी बाम्बू सर। शूट बोलते हैं। हाँ जी सर। तो वो वैसे पूरे, मतलब लगभग 3-3 सेंटीमीटर, 3-3.5 सेंटीमीटर के एरिया में, और कई ठो निकले थे ऐसे निकलते जा रहे। ओ गॉड, वो देख करके फिर मैं नहीं लिया मैंने, और जी। बाहर भेज दिया उसको। जी जी। सर। आप लोग ना व्हाट्सएप पे देखिएगा, मैं भेज रहा हूँ। मेरे पास ऐसा पेशेंट चल रहा है, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही उसको मैंने ठीक कर दिया। अभी वो काफी हद तक ठीक हो रहे हैं, और आयुर्वेद में इसका इलाज है। अगर स्टार्टिंग में डायग्नोस हो जाए, आयुर्वेद का करें, तो ये ठीक हो जाते हैं। नहीं तो लोग ना केमोथेरेपी रेडिएशन करके ही मर जाते हैं, उनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। चलिए कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे? आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे? जी सर, प्रणाम सर। जी सर, ये हॉटकिंस लिम्फोमा वाला केस ये बोल रहे हैं ना आप? हाँ तो जी। सर मैंने ये देखे हैं यहाँ पे, मतलब कि लिम्फ जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका ही ये कैंसर होता है। और पूरे बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं तो वो इनलार्ज हो जाते हैं पेशेंट के। और सर इसे ना हम कैंसर पे जो भी मेडिसिन चलाते हैं तो उसी टाइप के हम ट्रीट करते हैं। और आप जैसे सिखाते हो हमें, तो मुझे रसपाचक यहाँ पे बहुत अच्छे से काम में आता है अभी। मतलब मैं अभी देना स्टार्ट की हूँ कि रसपाचक यहाँ पे, क्योंकि वो लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब एक रसव स्रोतस करके ही अगर हम उसे ये करेंगे तो हम रसपाचक बहुत अच्छे से यहाँ पे दे सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैं कांचनार गुगुल वृद्धि वाली का वटी भी ऐड करती हूँ। सिस्टोग्रिट है, सिस्टोग्रिट डायमंड है, बहुत सारी मेडिसिन है सर। हम यहाँ पे ताम्र भस्म का भी यूज कर सकते हैं, स्वर्ण वसंत मालती है, हीरक भस्म भी हम दे सकते हैं। और बहुत अच्छे से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं सर। मेरे पास एक पेशेंट आया था ये तो काफी हद तक वो, मतलब रिकवरी स्टेज में था सर बहुत। मतलब अभी तो मैंने वो सेंटर छोड़ दिया था, तो अभी मुझे पता नहीं उसकी कंडीशन क्या है, पर काफी अच्छा रिकवर कर रहा था सर वो पेशेंट। जी जी। सर। और किसी ने देखा है तो बोलिए प्लीज। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने कभी देखा है क्या ऐसे हॉटकिंस लिम्फोमा के पेशेंट? अगर देखे हैं तो बताइए, सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं सर, मैंने नहीं देखे सर ऐसे। हाँ, तो आएंगे आपके पास, आप अभी सुन लीजिए। और फिर ऐसे तैयारी में रहिए कि हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसको हम ना आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो रसवा स्त्रोतस की सर दृष्टि। ये जो पेशेंट, हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं कुछ बता, हाँ नमस्ते सर। जी। सर इस तरह के पेशेंट जब आते हैं तो वो सिर्फ मतलब अगर इनिशियली आएंगे तो सिर्फ एनलार्ज लिम्फ नोड्स में ही आएंगे और कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसको सर किस तरह से देखिए, लेना चाहिए? अगर माइंडली केवल फीवर भी नहीं एनलार्ज्ड है हैं, और किसी तरह की एनलार्ज्ड हैं तो भी हम आयुर्वेद जी। की यही चिकित्सा देते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट मल्टीपल बढ़ रहे हैं, प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर हमें फिर वो सारे हीरक भस्म वगैरह देना पड़ता है। सर ऐसा एक केस मेरे पास वो आया भी था, बायोप्सी से 11 कंफर्म साल होता का है ना बच्चा मैम। था।
बायोप्सी से कंफर्म जी जी, होता है कि है कि नहीं है। वही सर। सर मैं एक बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वो लिम्फोमा का केस था या नहीं। मेरे पास सर 11 साल का एक बच्चा आया था, उसके सर ये सारे जो नेक रीजन के लिम्फ नोड हैं वो सर बढ़े हुए थे। और उसने कई जगह पे ट्रीटमेंट कराया था एलोपैथ में, उसका एफएनएसी भी हुआ था फॉर ट्यूबरकुलर उसके लिए, कि ये टीबी का वगैरह तो नहीं है। और बाकी सब कुछ हुआ था, एंटीबायोटिक्स बहुत चले थे, नहीं ठीक हुआ। मैंने सर उसको वृद्धि वादिका वटी, दशमूलक्वाथ और सर कचनार गुगलू, ये 3 चीजों पे रखा था। तो उसके लिम्फ नोड सर ठीक हो जाते हैं। जैसे एक आध महीने तो फिर ट्रीटमेंट वो किया, वो नॉन छह हॉटकिंस सात महीने 8 महीने। ये नॉन हॉटकिंस जी, लिम्फोमा है। वो सर वो, जी, वो अच्छा अच्छा, कैंसर वाला वही सर, नहीं। मतलब ठीक तो हो जाता है, 1 साल तक ठीक रहेगा, लेकिन उसको जैसे ही सर 1 आध साल निकलता है, उसको फिर से थोड़ा बहुत बढ़ता है, फिर मैं उसको अगर ये दे देती हूँ फिर शांत। अभी फिलहाल में उसका सर ठीक है। मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ, वो बच्चा मेरे पास आया था इनिशियली, तो अभी तक उसको सिर्फ एक बार रियकरेंस हुआ है, वो फिर से ठीक हो गया। तो सर वो भी क्या ऐसा ही केस, उसको फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आता था, बस उसके तो लिम्फ नोड्स बढ़े हुए थे सर। हाँ, जो नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा है उस पे मैं लेक्चर लूंगा 2-3 दिन बाद। अभी आज वाला जी ये सर। ठीक है। तो जी सर। इसमें हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि रस और रक्त के बीच में लसिका व स्त्रोतस ऐसे बताए। रस व स्त्रोतस और रक्त के बीच में हम कुष्ठ व्याधि पढ़ते हैं तो उसमें 4 दूष्य बताएं, तो 4 रक्त मांस लसिका। प्रमेह व्याधि देखते हैं तो 10 दूष्य बताएं, उसमें लसिका का है। जो भी लिक्विड धातु है उसमें लसिका बताया है। ऐसे ही लसिका लसिका बहुत जगह शब्द आए हैं, तो मतलब लसिका व स्त्रोतस भी होता है, लेकिन आचार्यों ने उसको मेन स्थान नहीं दिया है। अब यहाँ पे रस रस की दृष्टि है और कफ की दृष्टि है, और खासकर रसो व स्त्रोतस की दृष्टि है। इसी तरह से इसमें कभी कभी कफ और पित्त का भी बढ़े हुए सिम्टम्स दिखते हैं। तो हमें चिकित्सा क्या करना है अभी? एडिनोइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन वो भी दिखता है, कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन वो भी दिखता है। तो सर्दी जुकाम खांसी ये भी दिखता है। तो इसमें कफहर चिकित्सा, ज्वर, कोई बुखार अगर आ रहा है विषम ज्वर की तरह तो ज्वरहर चिकित्सा, शोफग्न चिकित्सा, और कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य देते हैं तो ये अग्नि को अच्छा करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, तो फायदा होता है। और इसमें हम लोग ग्रंथि की चिकित्सा, अर्बुद की चिकित्सा, अर्बुद नाशन चिकित्सा, रक्त प्रसादन चिकित्सा, ऐसे जब हम करते हैं तो ये फायदा होता है। अब आयुर्वेद में कुछ कुछ काढ़े बताएं जो इस पे 100% काम करते हैं। हॉटकिन लिम्फोमा या नॉन हॉटकिन लिम्फोमा दोनों में काम करते हैं। जैसे कि वरुणादि कषायम, साउथ की कंपनियां वरुणादि को वरणादि कषायम ऐसे करके बेचती हैं। तो इसको 60-60 ml सुबह शाम देना है। व्याघ्र व्याघ्रादि कषायम, पथ्या कुश कुश पथ्या कुस्तुम भद्रादि कषायम, फिर अमृतोत्तरम कषायम, क्योंकि अगर अमृतोत्तरम कषाय दे रहे हैं तो वो पित्त पे काम करेगा, कफ पे काम करेगा। इसी तरह से तिक्त रसात्मक कषाय कुछ है, जैसे गुगुल तिक्त कषायम। हम कषाय कल्पना इसलिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रस व स्त्रोतस है, पूरा लिक्विड वाला स्त्रोतस है, तो यहाँ पे हम गुगुल तिक्त कषायम देंगे तो वो पूरे ग्रंथ जाएगा रस व स्त्रोतस में, और जितने भी गांठ के अंदर जो संप्राप्ति है दोष दोष समूर्छना, उसको वो पूरी तरह से बैलेंस कर देगा। गुगुल तिक्त कषायम, तिक्त कषायम, गुडुच्यादि कषायम, वासा गुडुच्यादि कषायम, वासा स्वरस, ये 25 ml एम्प्टी स्टमक देना है। तो वासा जो है ना पूरी तरह से ये संप्राप्ति को भंग करता है। जो भी मैं बता रहा हूँ कि 100% फायदा होता है। मैंने जो फोटो भेजा है वो पेशेंट को मैं ऐसे ही द्रव्य बदल बदल के दे रहा हूँ, तो फायदा हो रहा है। इसी तरह से हम लोग गुगुल पंचपल चूर्णम, पिप्पली चूर्णम, काकमाची चूर्णम, षडधरण चूर्णम ये देते हैं। और दीपन पाचन अनुलोमन करने के साथ में ये हम दवाइयां देते हैं तो फायदा होता है। इसी तरह से जैसे कंचन में हमने बताया, कहीं पर भी ग्रंथि अर्बुद की संप्राप्ति है तो हम कांचनार गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, गुग्गुल पंचपल, और नवक गुग्गुल, या मेदोहर गुग्गुल, या चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, अमृता गुग्गुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब दवाएं देते हैं तो पेशेंट ठीक होते हैं। फिर हम लोग कुछ रस औषधियां देते हैं जो इम्यून सिस्टम को अच्छा करे। हम ग्रंथि का पाचन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और रस पाचक रक्त पाचक वो भी देते हैं, क्योंकि विषम ज्वर की भी संतत ज्वर सतत ज्वर ये भी आता है। तो रस व स्त्रोतस की दृष्टि है तो हम लोग रस पाचक रक्त पाचक ज्वर के उससे भी, और स्त्रोतस के गत आम है उसको भी पाचन करने के लिए देते हैं, फायदा होता है। फिर पूर्ण चंद्रोदय रस, ये जब हम देते हैं तो इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है।
सिद्ध मकर ध्वज, फिर महालक्ष्मी विलास रस ये देते हैं। तो आप लोगों ने कोरोना टाइम पे भी देखा होगा कि महालक्ष्मी विलास रस बहुत सारे लोगों ने दिया था, उससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप होती है। फिर उसके बाद में हम लोग गुड़ुचि सत्व देते हैं, गुड़ पिप्पली लेहम देते हैं। फिर इसमें बिल्व का अवलेह देते हैं, जैसा कंडीशन है वैसा हम बदल बदल के देखते हैं। फिर द्राक्षादि कषायम, मृद्विकादि कषायम। फिर कभी कभी कफ कफ प्रकृति है और ये गांठ बढ़ रही है तो भल्लातक रसायन देते हैं, भल्लातक रसायन, चित्रक रसायन, पिप्पली रसायनम, वर्धमान पिप्पली रसायनम। ये जब हम लोग देते हैं तो पेशेंट काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। और आप लोग क्या देंगे, आप लोग बताइए। आयुर्वेद में रौद्र रस बताया है, भेषज रत्नावली में रौद्र रस बहुत अच्छा काम करता है। फिर अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है तो मांस पाचक, मेदोपाचक, और पूरा दिनचर्या अच्छा करना है, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बोल रहा है। नाग भस्म बहुत अच्छा काम करता है, और जसद भस्म अच्छा काम करता है। कुछ लेप कल्पना भी बोलते हैं, मदन फल और शुंठी, उसका लेप करने से ग्रंथि पाचन अच्छे से होता है। अपराजिता का लेप करने से अच्छा फायदा होता है। कांचनार की छाल, कांचनार का कषाय बहुत ही अच्छा काम करता है। और रक्त मोक्षण करना, समय समय पे रक्त मोक्षण करना बहुत ही फायदा करता है। तो ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर आयुर्वेद के फॉलो करेंगे, अग्नि पे काम करेंगे हम लोग, आम पाचक दवाई देके सब करेंगे तो हो जाते हैं ठीक। जी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। केमोथेरेपी जो दिया जाता है वो केमिकल छोड़ा जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट से पेशेंट मर जाता है। हाँ पल्लवी मैम, श्रीनिवास सर, कुछ बोलिए आप लोग। सर यहाँ पे हम गंडमाला कंडन रस भी दे सकते हैं हाँ ना? जी जी जी, वो मेरा रह गया हाँ, था। क्योंकि लेखन का काम काम करना है ना यहाँ पे। जी डॉक्टर श्रीनिवास सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। आप लोग अगर पेशेंट नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग के पास आएंगे तो आप लोग देखिएगा। हॉटकिंस लिम्फोमा, यहाँ पे हमें रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक और दीपन पाचन, आरोग्य वर्धनी वटी, सार्किट विभाजन को अच्छा करना है, रसायन देना है, स्वर्ण कल्प देना है, तो ये पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। कुछ बोलिए। कंचन मैम, आप कुछ और बोलना चाहती हैं? वैशाली मैम, किसी को कुछ बोलना है क्या? वीना कानडे मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? या विनीता चौहान मैम? इसमें विरेचन चिकित्सा भी अच्छा काम करता है, वमन भी, पंचकर्म तो सब अच्छा काम करता है। शिरो विरेचन अच्छा काम करता है, नस्य। उसके बाद में यह वमन सम, विरेचन। जी बोलिए मैम। यह संप्राप्ति कैसी होगी सर? इसमें हेतु रसवा सेवन, स्त्रोतस की कफ दुष्टि है। प्रकोप, मेदोदुष्टि। रसवा स्त्रोतस की दुष्टि होती है ना, लसिका व स्त्रोतस की दुष्टि है। हाँ रस हाँ। व स्त्रोतस की दुष्टि है। और संतत ज्वर, सतत ज्वर, ऐसी संप्राप्ति मिलती है। मतलब जो फीवर 24 आवर्स कंटिन्यू आ रहा है, या दिन में और रात को आ रहा है, दिन में 2 बार, तो संतत ज्वर, सतत ज्वर ऐसे रहते हैं। और पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में गड़बड़ होता है। स्टेज 1 में केवल एक साइड होगा, और स्टेज 2 में थोड़ा और बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है। ओके। अति प्रवृत्ति संगोवा सिराणाम ग्रंथियोपिवा, सिराओं में ग्रंथि उत्पन्न होना, ये संप्राप्ति होती है। तो सिराओं में ग्रंथि है तो ग्रंथि को हम पाचन करने के लिए ग्रंथि पाचक वटी, ग्रंथि शोधक वटी, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी और गुगुल कल्प, यही सब देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कटु रसात्मक द्रव्य और तिक्त रसात्मक द्रव्य देते हैं। हाँ डॉक्टर श्रीनिवास सर, बोलिए सर। सर मैं डॉक्टर वैशाली बात कर रही हूँ। हाँ जी सर ये बोलिए। जो व्हाट्सएप पे शेयर किए सर, इसमें जो व्रण टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है वही सर? लिम्फ नोड फूट गए उसके, और वो हील ही नहीं हो रहे थे, उसने बहुत इलाज कराया। ओके सर, मतलब नेक्स्ट स्टेज होगी ये, सेकंड और थर्ड? हाँ जी। तो अभी ये जो पेशेंट है ना, इसका पेशेंट का ऐसा है, बोल रहे हैं 80% रिकवर हो गया है, लेकिन नए नए भी आ रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है ना, मेरे 3 महीना के इलाज से इतना कंट्रोल तो हो गया है कि वो ठीक हो रहा है।
क्योंकि एलोपैथी में डॉक्टर्स ने केमोथेरेपी रेडिएशन के अलावा और उसका भी गारंटी नहीं दिया था कि वो ठीक ही हो जाएगा। मेरे से तो अच्छा हो गया, इम्यूनिटी अच्छा हो गया है, अग्नि अच्छा हो गया है, पेट साफ हो रहा है, पेशेंट सेटिस्फाइड है। जी। हाँ डॉक्टर श्रीनिवास सर कुछ बोलिए सर। सर ने हैंड रेज किया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। डॉक्टर तनिका मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप, या डॉक्टर नेहा मैम? अगर आपके पास पेशेंट आएंगे तो आप लोग डरिएगा मत कम से कम। सर इसमें जो वुंड्स हो गए हैं तो उसके रोपण के लिए क्या चलाते हैं सर? मैं उसको बोलता हूँ कैलाश जीवन और हल्दी मिक्स करके लगा दो। और बाकी इंटरनल दवाई में मैं उसको क्या क्या देता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। उसको फीवर आ रहा था बार बार, तो मैंने उसको जी। त्रिभुवन कीर्ति रस कंटिन्यू 1 महीने दिया, बेल दुर्वा तुलसी के स्वरस के साथ। फिर मैंने उसको महालक्ष्मी विलास रस दिया। फिर मैंने उसको आरोग्य वर्धिनी वटी दिया, सूक्ष्म त्रिफला दिया। फिर मैंने उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, श्वास कुठार रस दिया। आम पाचक वटी दिया उसको 10-10 गोली। और मैंने ये रौद्र रस दिया है, कांचनार गुगुल दिया है, और ये कैशोर गुगुल दिया है। ऐसे बदल बदल के दे रहा हूँ, तो पेशेंट का ठीक हो रहा है। और रस पाचक रक्त पाचक भी दिया, उससे भी फायदा हो रहा है। उसकी अग्नि अच्छी हो गई, धातु अग्नि अच्छी हो गई, इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो एलोपैथी डॉक्टर्स ने तो उसको यही बोला कि आप आयुर्वेद ही कराओ, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, कैंसर है, इसका इलाज तो है नहीं एलोपैथी में। सर इसमें बीच बीच में विरेचन भी देते रहें। हाँ मैं उसको यही बोला हूँ कि विरेचन करना बहुत जरूरी है। अगर विरेचन नहीं, अभी उसने किया नहीं था, मैंने उसको कहा जी। विरेचन करना जरूरी है, नहीं तो ये आपका कभी ठीक ही नहीं होगा, ये साइकिल में घूमते रहोगे। कुछ ठीक होंगे फिर आएंगे फिर। और मैंने विधि शोणित अध्याय भी पढ़ा, तो उसमें बोला है कि रक्त मोक्षण, विरेचन और रक्त पित्त हरिक्रिया उपवास, ये बोला है। तो इसलिए मैंने उसको अभी इस बार तो विरेचन बोला है कंपलसरी। हफ्ते में एक बार आपको तीक्ष्ण मतलब स्ट्रांग विरेचन करना है। स्ट्रांग मतलब अ, एक मेरी ही विरेचन गोली रहेगी, लेकिन वो स्ट्रांग वाला गोली लेना है आपको, ऐसे बोला है। और स्नेह पान भी देना है सर? उस दिन क्या करना है, थोड़ा। दिन भर में 100 ml घी पी लेना है, और जी। रात को गोली खा लेना है। 3 बार वेग आएगा जोर जोर से, 3 बार वॉशरूम जाएगा। 3 वेग मतलब 3 बार वॉशरूम जाएगा। 5-6 वेग आएंगे, अच्छे से कोष्ठ शुद्धि होगी, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। फिर 2 बड़ा नींबू लेंगे एक चम्मच, बस ऐसे। सर घृत में महातिक्त कम ज्यादा बेटर रहेगा अभी। लेकिन वो नहीं लेगा ना, वो बोला कि जी। मुझसे नहीं लिया जा रहा, इसलिए तो उसने किया नहीं विरेचन। मैंने कहा कि नॉर्मल घी ले लो आप। अच्छा सर। वो नहीं ले रहा ना, प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट दूर है और वो सुनते नहीं है। सर अभी कैप्सूल फॉर्म में भी आने लगा है तो 10-10 दे दिए उनको। हाँ लेकिन वो नहीं लेंगे, वो भी मैंने ट्राई किया। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर वो घृतपान बस्ती के फॉर्म में भी दे सकते हैं ना, वो न पिए तो? हाँ लेकिन पेशेंट दूर है, मैं उसको अभी सिखा। अच्छा हाँ वो है, वो सिख मात्रा बस्ती वो ले नहीं पाएगा। हाँ अभी इसी से फायदा हो रहा है तो ठीक है ना। 80% तो कवर हो गया उसका, पूरा जख्म ठीक हुआ। ये तो मैंने पहले वाला फोटो भेजा है, इस बार का फोटो भेजूंगा। ऊपर का पूरा लिम्फोडेनोपैथी पूरा नॉर्मल हो गया है। ये 3-4 महीने पहले का फोटो है सब। फायदा हो रहा है मेरा दवाई से। एक तो मेरे पास नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा का बच्चा आया था, तो उसको एडिनोइड ग्लैंड बढ़ गया था बहुत ज्यादा, और पैरोटिड ग्लैंड में भी इन्फ्लेमेशन था, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में भी था, और टॉन्सिलाइटिस भी था। तो डॉक्टर्स ने कहा हम सर्जरी करेंगे। मैंने पूछा कहाँ कितना करेंगे, सारे ग्लैंड निकाल देंगे क्या? फिर मैंने उसको दवाई दिया, और उसका नाक बंद रहता था, प्रतीक्षाय था, तो मैंने अपना भ्रंशतु शब्द और तेल दिया, और यही सारी दवाइयां दी। 1 महीने में उसको ठीक हो गया। नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा जल्दी ठीक होता है, लेकिन ये हॉटकिंस वाला जो है वो फैलता है ना बहुत फास्ट, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एलोपैथी में भी बोला जाता है कि इसको बहुत डिकेड्स लगते हैं, 10-10 साल 20-20 साल लगते हैं ठीक होने में। तो आयुर्वेद से तो मेरे को तो 3 महीने में इतना फायदा हुआ है, तो ठीक है ना। अभी देखते हैं। मैं ये नहीं बोल क्लेम कर रहा हूँ कि वायरस पूरा मर गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो तो अभी हम करेंगे, 3 महीने 6 महीने में करेंगे। वायरल अपलोड कितना कम हुआ वो देखेंगे। कम से कम पेशेंट स्टेबल तो है अभी।
सर इसमें जैसे एक्सटर्नल नोट्स हैं तो इसमें अग्निकर्म का भी है क्या नहीं, प्रावधान? अग्निकर्म नोड्स में कहाँ करते हैं, वो फूट जाए, अभी देखिए ना फोटो में फूट जी जाता है तो बहुत ज्यादा जख्म होता है, फिर वो उसको हील करना ही बहुत मुश्किल होता है, नहीं हील होता। लिम्फेटिक सिस्टम में है ना। जी। डॉक्टर श्रीनिवास सर बोल रहे हैं कि स्वर्ण मालिनी वसंत रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, कांचनार गुगुल, वरुणादि कषायम। जी, ये मैंने भी बताया, आपने भी बताया। अमृत भल्लातक लेहम। जी, मैंने भी बताया, आपने भी बताया, सही बताया आपने सर। यही सब दवाइयां काम करती है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। सर ये बच्चे की जो आपने हिस्ट्री बताई कि ऐसे ऐसे टॉन्सिलाइटिस भी था और सारी ग्लैंड्स में स्वेलिंग थी, सर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का, सर इसमें आपने क्या दिया? मैंने उसको सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी और यही दिया, लशुनादि वटी दिया, दीपन पाचन किया। और जो सिम्टम्स थे, उसको सर्दी जुकाम खांसी था, तो मैंने खांसी के लिए चंद्रामृत रस दिया, सांस लेने में तकलीफ तो श्वास को ठा दिया, बस यही दिया। और नस्य दिया अपना भ्रंशतु शब्द तेल, रोज एक 15 ml का बोतल रोज सुबह शाम डालना है। शिरो विरेचन हो के वो ठीक हो रहा है। अभी उसकी मम्मी का फोन आया कि कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मैंने बोला है कि 4 महीने लेना है। अच्छा, श्रीनिवास सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवास सर बोलिए सर। सर अनम्यूट है आप, चैट बॉक्स में आपने लिखा है सर, बात करना चाहते हैं। सर का आवाज आ रहा है क्या किसी को? मुझे तो नहीं आ रहा। सर का आवाज नहीं मुझे आ नहीं रहा, आ रहा। नहीं आ रहा सर। सर बोल तो रहे कहीं हैं, लेकिन यहाँ आवाज नहीं है, सिग्नल का प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, डॉक्टर माधुरी मैम, आपका तबीयत कैसा है आज? माधुरी मैम, हेलो। आपका तबीयत कैसा है मैम आज? नमस्ते सर। सर आप आज बहुत अच्छा है, मच बेटर है सर। आपने और क्या लिया कल और आज में? सर मेरा तो चालू है ना, आम पाचक वटी, चंद्रामृत रस, लक्ष्मी विलास, थोड़ा सा एक एक गोली ले रही हूँ। अच्छा। हाँ ये यही चालू है सर। और है ना तो वो सिरप सर, वो डॉक्टर ने चालू रखा है ना, टोसेक्स करके, जी। वो चालू है जी। वो। अच्छा। यही ले रही हूँ सर। अभी तो मैं भूख बढ़ा रही हूँ सर अपना को ये कर। हाँ, आप कंटिन्यू आम पाचक वटी लेते रहिए मैम। हाँ मैं कंटिन्यू ले रही हूँ सर वो उसको। ठीक है। तो आपके पास उसकी तरह अग्नि बढ़ के सर बहुत बेटर हुआ है, अच्छा लगा। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ये, जाठराग्नि को अच्छा करना है, धात्वाग्नि को, भूताग्नि को अच्छा करना है, हाँ ये सर। कॉन्सेप्ट है। जी। और सर वो तेल भी मैं डालती हूँ ना, आपने भेजा था ना, ब्रंशतु शवतु हरते। उससे तो क्या मैं फायदा हुआ मैम आपको? सर मैं 4-4 ड्रॉप्स अभी डाल रही हूँ। पर मेरा मुझे ना कफ निकलता है ना नाक से, उससे पहला भारीपन था वो कम हो गया ना, हल्का हो गया सर। हेडेक, कफ निकला सर। अच्छा, कफ निकला ना, अच्छा हो गया ना, शिरो विरेचन हो गया। हाँ तो वही तो सर, इसलिए एकदम हेड बहुत हैवी था, वो एकदम लाइट हो गया सर। और आपको क्या ऐसे लिम्फोडेनोपैथी भी था क्या, टॉन्सिल या कोई? नहीं सर, मैंने देखा वो लिम्फेडिनोपैथी नहीं था मेरे को सर। उतना नहीं गया था आपको इन्फेक्शन? हाँ, नहीं नहीं सर, उतना जी। नहीं। ठीक है मैम, आप ठीक हो जाइए और कभी बीमार मत पड़िए। अभी हाँ इम्यूनिटी अच्छा रखना है, अग्नि अच्छा रखना है आपको। हाँ वही कर रही सर अभी। क्योंकि मेरा वेट लॉस भी सर इतने 10 दिन में 5 किलो कम हुआ था पूरा फटाक अच्छा। से। हाँ तो इसलिए अभी मैं आम पाचक वटी खाने से भूख लग रही है ना, खा रही हूँ सर। जी। हाँ ठीक। सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग ये हॉटकिंस लिम्फोमा देखिएगा, आपके पास पेशेंट आएंगे तो आप लोग देखिएगा, ट्रीट करिएगा, अगर कहीं डिफिकल्टी आएगी तो मुझे याद करिएगा, मैं आप लोग को जरूर सपोर्ट करूंगा। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू सभी को।